हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश रामा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने जो एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है, इसके अंदर आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके सेकंड पेपर में अपना जो टॉपिक जुड़ा हुआ है आईसीटी से संबंधित, उसके बारे में अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंदर मैं आपको जहाँ से भी मुझे मैटर मिला है वो सब इंक्लूड करके मैं आपको अध्ययन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ताकि आप सबके समय की भी बचत हो और सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो सके। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आईसीटी है ये कितने नंबर की है, तो देखो मैंने आज सिलेबस वापस रखा है यहाँ, ताकि आप सबको पता भी लग जाए कि यहाँ ये जो 4th नंबर पॉइंट है इसमें देखो क्या दे रखा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये सब कितने नंबर का है? 60 नंबर की। और अगर 60 नंबर के है, यहाँ अपने पर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आता है, तो इसलिए क्वेश्चन कितने हो गए? 30। अब ये सब किस किस के क्वेश्चन है? तो जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी है और आईसीटी है, इन सब के मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आईसीटी से, कभी 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इससे कम से कम 10 से 15 नंबर का मैटर आने वाला है। हमने अभी इसके अंदर आईसीटी के बारे में 2 क्लासें हो गई है अपनी। आज हम कंप्यूटर से संबंधित जो आईसीटी का सेकंड पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इन सब की। तो इन सब से पहले हमें कंप्यूटर के बारे में जानना भी आवश्यक है। तो कंप्यूटर से संबंधित जो अधिगम है उसका इस क्लास में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कंप्यूटर के बारे में देखें तो हमें सबको पता है कि कंप्यूटर है वो एक ऐसा उपकरण है जो तेज़ी से डाटा की गणना करता है, यानी कंप्यूट करता है। और ये एक ऐसा उपकरण है जो डाटा को सूचना में बदलता है। किस में बदलता है? सूचना में। कंप्यूटर में इनपुट में डाटा, जिसे कच्चा डाटा भी बोलते हैं या रो डाटा भी बोलते हैं, तो ये इनपुट में तो डाटा लेता है और आउटपुट में सूचना या इन्फॉर्मेशन है, या जो इसे संसाधित यानी प्रोसेड करता है या प्रोसेस डाटा है वो देता है। अब कंप्यूटर के नाम अगर अपन देखें तो कंप्यूटर को बोलते हैं आईपीओएस, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, या इसे आईपीओएससी भी बोलते हैं, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज कंट्रोल और जुड़ जाता है इसमें। ये कंप्यूटर के 2 टाइप के नाम हैं, पूछ भी सकते हैं अपने को, तो इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। आईपीओएस यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज, और आईपीओएससी है, इसमें कंट्रोल और जुड़ जाता है। इसके बाद में अपन डाटा के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं कि डाटा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो डाटा के प्रकार है वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2। कौन कौन से? एक तो जैसे 0 से 1 ये डाटा हो, इसे बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं या शॉर्ट में बिट भी बोलते हैं इसे। और दूसरे हैं फिजिकल फेनोमेना, यानी भौतिक राशि या मान है या घटना है, इनसे संबंधित डाटा है ये। तो सबसे पहले अपन जो 0 1 है उनके बारे में देखते हैं। इसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। ये कैसे कंप्यूटर में काम में लिए जाते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर है उनमें इनको काम में लिया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसे डेस्कटॉप है, पीसी जिसे अपन पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, लैपटॉप है, पाम टॉप यानी मोबाइल है ना हाथ में लिया हुआ, उसके अलावा कैलकुलेटर है। इन सब में कैसे डाटा होते हैं? तो 0 से 1। और जो फिजिकल फेनोमेना है ये कौन से कंप्यूटर में होते हैं? तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, उनमें होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जैसे गति मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, ताप मापने के लिए थर्मामीटर होता है, दाब मापने के लिए बैरोमीटर होता है, समय मापने के लिए घड़ी होती है, वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर है, द्रव्य मात्रा के लिए जैसे पेट्रोल पंप है, इनमें भी द्रव्य मात्रा के लिए जो मीटर लगे होते हैं या जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? एनालॉग टाइप के होते हैं। और ये क्या करते हैं? तो भौतिक राशियाँ इनका मापन करते हैं। अब अपन इससे आगे बढ़े तो कंप्यूटर है वो जो शब्द है कंप्यूटर, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन अंग्रेजी भाषा है इसका शब्द है। और ये वीडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ भी है कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट है, उनको फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये उस टाइम भी पूछा हो सकता है, आप भी पूछ ले, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान करना आप। उसके बाद में अपन आगे देखें कि डाटा के प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको पता है कि टेक्स्ट में भी होते हैं डाटा, जैसे अपन किसी को मैसेज कर रहे हैं टाइप करके, तो ये कैसे हो गए? टेक्स्ट में।
नंबर में भी होते हैं, जैसे अपन किसी को न्यूमेरिकल है या नंबर में कुछ भेज रहे हैं, तो ये तो होते हैं शॉर्ट डाटा। जैसे अपन एसएमएस के माध्यम से भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं ना, तो एसएमएस के माध्यम से भेज सकते हैं और एसएमएस भेजते हैं। इस एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके अलावा जैसे इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब मल्टीमीडिया डाटा है, जिसे एमएमएस बोलते हैं, जिसे मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में क्या कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है, जिसमें 0 से 1 के अंदर ये डाटा लेता है। उसके बाद में अपन देखिए कि नंबर सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर तो ध्यान देना ही है। नंबर सिस्टम है, ये 4 तरह के होते हैं। कितने? मुख्यतः 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर अपन देखिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, इसका बेस कितने होते हैं, तो 2, और डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1। उसके अलावा इसमें आता है 2 नंबर पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल नाम से स्पष्ट है कि कितने आएंगे बेस, या रेडिक्स कितने हैं, तो 8। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 7 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में अगर अपन देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नाम से स्पष्ट है कितने होंगे, 10। तो ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेके 9 तक होंगे। उसके बाद में 4 नंबर पे आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। इसमें ध्यान रखना कि 0 से 9 तक तो संख्याएं होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं। उसके अलावा ए से लेके, जैसे सेकंड अल्फ़ाबेट है उसमें होते हैं स्मॉल लेटर के अंदर ए से लेके एफ तक। कहाँ तक, ए से लेके एफ तक। और ए से लेके एफ तक होते हैं, ये कैसे होंगे, तो जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है इसमें कि जो ए है वो कहाँ होगा, तो ए होगा 1 नंबर पे, बी है वो सॉरी ए है वो 10 नंबर पे, बी है वो 11 पे, जो सी है वो 12 पे, डी का मतलब 13 नंबर है, ई का मतलब 14 है, और एफ का मतलब 15 नंबर है। ये इनके नंबरिंग होते हैं, तो ऐसे भी अपन ध्यान रख सकते हैं। तो 0 से लेके 9 तक तो डिजिट्स आ गए, और उसके अलावा ए से लेके एफ तक। अब इससे संबंधित मैं जैसे आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें पूछेंगे कि भाई किस में कौन से आ रहा है या इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो ध्यान में रखना है इनको। अब इससे संबंधित है वो क्वेश्चन भी करते हैं अपन, ताकि अपने को पता लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने नंबर सिस्टम होते हैं, तो मैंने आपको 4 बताए हैं, तो कौन कितने होते हैं, 4। अब इसमें पूछा है ऑक्टल में रेडिक्स होती है, तो कितनी रेडिक्स होती है ऑक्टल में, 8 होती है, अभी देखा है हमने। हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है इसके अंदर, जी नहीं होता है, क्योंकि इसमें ए से लेकर कहाँ तक होता है, एफ तक डिजिट्स इसमें अल्फ़ाबेट आते हैं। उसके बाद में कि हेक्साडेसिमल में बी किसको प्रदर्शित करता है, तो बी किसको प्रदर्शित करेगा, इसमें 11 को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जैसे 0 से 9 तक 10 तो ये हो गए। उसके बाद में क्या आता है, ए कितने नंबर पे आता है, 10 पे, और 11 कौन प्रदर्शित करता है, बी। तो ऐसे इसमें चलता रहता है। जैसे एफ है वो किसको प्रदर्शित करता है, 15 को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अपन जैसे कन्वर्जन है इनका, कैसे इनको चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। कन्वर्जन जैसे डी टू बी, यानी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। अब डेसिमल में कितने रेडिक्स थे, अभी मैंने आपको बताया था 10। तो इसमें एक सीरीज है जो अपनी इनको कन्वर्जन करने में सहायता करती है। तो ये जैसे 1 से शुरू होती है और ऐसे आगे चलती रहती है। जैसे 1 का डबल कितना, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, फिर 32 64 128 256 512 1024 2048, ऐसे आगे 4096 ऐसे चलती जाएगी। तो ऐसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 520 है, ये 10 क्या डिनोट कर रहा है, 10 रेडिक्स डिनोट कर रहा है, और रेडिक्स मतलब ये 10 रेडिक्स किसका है, डेसिमल का। तो 520 इसको अपने को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे 520 है, इसमें किसका योग 520 आ सकता है, बड़े से बड़ा। तो एक तो जैसे 512 है, तो यहाँ 512 की जगह 1 लिख दिया। उसके बाद में क्या जोड़े, 8, तो यहाँ रहा, देखो ये 8 है, इसको अगर यहाँ लिख दें तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। और उसके बाद में 3 आगे जीरो है ना, ये 3 संख्या बच गई, तो 1 2 3 ये लग गई। तो ये यहाँ लिखा है ना 1, और फिर 5 जीरो और फिर 1, ये आगे वाले जीरो है, इनको ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है इसमें। तो ये हो गया। उसके बाद में यह है कि 1, उसके बाद में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, और फिर वापस 1 है। ये किस में, बाइनरी में, इसको डेसिमल में बदलना है। अब इसकी वैल्यू समझने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है इसको। तो इसको देखो, ये सीरीज़ है, इसके अकॉर्डिंग ही अपन करते हैं यहाँ। अब सीरीज़ में
देखो सबसे पहले ये एक है, एक का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो एक आ रहा है वो हो गया। उसके बाद में अपन चलते हैं, कितने जो छोड़ने अपने को 5, तो 1 2 3 4 5, 5 तो छोड़ दिए। 6 नंबर पे क्या आ रहा है 64, यानी एक तो 64 हो गया और एक 64 और एक कितने हो गए 65, और ये किस में हो गया डेसिमल में हो गया। ऐसे सी में देखो 13.125 है, 13 को तो सेम ऐसे ही बदल लिया, 1 2 4 8 16 ये लिखे हुए हैं, तो इनको क्या हो गया 1 1 0 1। और उसके बाद में 0.125 है, इनको चेंज करने के लिए हम 2 से गुणा करते रहते हैं, बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो 2 से। अब जैसे 1.125 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 0.25, तो ये 0 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में 0.25 को 2 से गुणा किया तो 0.5, तो वापस 0 यहाँ। उसके बाद 0.5 को 2 से गुणा किया क्या आया 1.0, तो ये 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 0.0 को, क्योंकि यहाँ जो 0 बच रहा है उसको गुणा किया तो 2 से, यानी 0 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, जैसे क्या लिख दिया 0 0 1, ये देखो 0 0 1। ऐसे ही इसको चेंज किया है यहाँ 13.123, तो 13 का तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 1101। और जो 0.123 है इसको ऐसे ऐसे 2 से गुणा करते जाएंगे, और जैसे यहाँ 1 आया तो ये 1 लिख दिया, उससे पहले क्या है 0, तो इसे भी 0 0 1। ऐसे इसको कन्वर्ट करते रहते हैं, या जैसे डेसिमल में उसको बाइनरी में, बाइनरी में है उसको डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन जैसे कंप्यूटर के प्रकार है उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो कंप्यूटर डाटा के आधार पर अगर प्रकार देखें अपन तो 3 टाइप के, कितने टाइप के 3, कौन कौन से, जैसे डिजिटल कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आते हैं, और एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण आता है। तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें डिजिट्स कौन सी होती है 0 से 1, जिसे बाइनरी डिजिट बोलते हैं। दूसरे फिजिकल फेनोमेनज यानी भौतिक घटना से संबंधित, और तीसरे आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर जो आजकल चल रहे हैं। उसके बाद में अपन देखें बाइनरी डिजिट या इसमें डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो पीसी है जैसे पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, या थिनटॉप है, या नोटबुक जैसे आजकल आती है ना नोटबुक, तो वो मोबाइल है, जैसे टैबलेट है ना उसको नोटबुक बोलते हैं, मोबाइल है, पॉकेट पीसी है, कैलकुलेटर है। ये सब क्या होते हैं फास्ट और एक्यूरेसी इनकी अच्छी होती है, तो फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। फिजिकल फेनोमेना जो है ये भौतिक घटना पर आधारित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है जैसे थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, ये स्लो होते हैं और इनकी एक्यूरेसी है वो भी कम होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो मिश्रित है, इनमें एनालॉग भी है डिजिटल भी है। एनालॉग क्या करते हैं इनपुट लेते हैं, और डिजिटल क्या करते हैं आउटपुट देते हैं। तो ये डिजिटल थर्मामीटर आ रहा है आजकल, डिजिटल स्पीडोमीटर है जैसे गाड़ियों में आता है, या बाइक्स में, इनमें या चिकित्सा के अंदर काम में लिया जाता है, तो ये कौन से है हाइब्रिड कंप्यूटर है। उसके बाद में अपन आगे चले कि कंप्यूटर के प्रकार है वो उद्देश्य के आधार पर, अभी तो हमने डाटा के आधार पर देखे, अब देखें उद्देश्य यानी पर्पज़ के आधार पर अगर हम कंप्यूटर के प्रकार देखें तो कौन कौन से हो गए। जैसे एक तो हो गया स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, जैसे सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। ये जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं वो एक विशेष क्षेत्र में ही काम में लिए जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं जैसे समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं इसे। ये सिर्फ एक क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं, जैसे एटीएम है सिर्फ बैंकिंग के लिए काम में लिया जाएगा पैसे निकालने के लिए। सुपर कंप्यूटर है, गेमिंग कंप्यूटर है, ये किस में जैसे गेम से संबंधित है उनमें काम में लिए जाते हैं। लेकिन जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं वो सभी क्षेत्रों में काम में लिए जाते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का हम बहुत से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के लिए काम में ले रहे हैं, क्लास देखने के लिए काम में ले रहे हैं, या बात करने के लिए काम में ले रहे हैं, तो ये सभी क्षेत्रों में काम में ले रहे हैं। लैपटॉप है, पीसी है, इन सब का यूज़ सभी क्षेत्रों में करते हैं, तो ये कैसे हो गए जनरल पर्पज़ कंप्यूटर। अब अगर अपन कंप्यूटर के प्रकार देखें कैसे, साइज़ के आधार पे, स्पीड के आधार पे, स्टोरेज के आधार पे, तो सबसे पहले कौन सा आया था सुपर कंप्यूटर, और ये साइज़ में बहुत बड़ा था। उसके बाद में आता है मेन फ्रेम, ये बिग आयरन का था और ये साइज़ में सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा था। उसके बाद में आता है मिनी, ये उससे छोटा, और माइक्रो कंप्यूटर ये सबसे छोटा था साइज़ में। गति की इकाई में अगर देखें तो सुपर कंप्यूटर है, इसकी गति को मापने के लिए इकाई कौन सी थी या यूनिट कौन सी थी, तो फ्लॉप्स थी, FLOPS इनकी फुल फॉर्म है, वो अपन आगे देखें। जैसे फ्लॉप्स है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड थी। उसके बाद में जो मेन फ्रेम है उनकी मापते थे MIPS में, जो मिनी है इनकी KIPS में, और माइक्रो है उनकी HZ यानी हर्ट्ज में मापते थे। अब जैसे इनके अगर उदाहरण देखें अपन तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है जैसे CDC 6600 है, परम 8000 है, परम सिद्धि AI है, फ्रंटियर है, ये सब किसके उदाहरण है तो सुपर कंप्यूटर के, और उनके उदाहरण ही पूछते हैं। मेन फ्रेम है इसके जैसे IBM है और जेड सिस्टम है, ये सब मेन फ्रेम के हो गए। मिनी के अंदर IBM AS400 है,
उसके अलावा माइक्रो जो कंप्यूटर है उसमें जैसे पीसी है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है, और सबसे ज़्यादा अपन यूज ही इनके ही कर रहे हैं। तो ये सब कैसे कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या इससे पहले अपन की जो यूनिट्स है वो भी देख लेते हैं कि फ्लॉप्स है, इनको इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सिस्टम। MIPS इम्पोर्टेंट भी है, क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और KIPS यानी किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और अभी जो माइक्रो चल रहा है उसकी क्या है, हर्ट्ज है। उसके बाद अपन देखते हैं कि दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा था, तो CDC 6600 था। कौन से वर्ष में आता है ये, तो 1964 में। और कौन सी कंपनी थी इसको बनाने वाली, तो CDC। फुल फॉर्म क्या था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म थी। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो सैमर क्रे है, उनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन भी पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कौन है, सैमर क्रे। उसके बाद में CDC 6600 को क्रे कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इनकी खोज की गई है, तो इसलिए इनके नाम में इनको सम्मान देने के लिए क्रे कंप्यूटर भी कहते हैं। भारत का अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा है, परम 8000। परम फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो पैरेलल मशीन इसकी फुल फॉर्म है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा हो गया, परम 8000 हो गया। उसके बाद में है सीडेक, कहाँ बनाया गया था, पुणे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीडेक की फुल फॉर्म क्या होगी, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो VJP भटकर है, जो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक है। कौन से वर्ष में खोजा गया, तो 1991 में खोजा गया। और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो फ्रंटियर है, जो महामारी के लिए इसको बनाया गया था। HP हेवलेट पार्कर्ट है उनके द्वारा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो परम सिद्धि AI है, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का, परम 8000, और ये कौन सा है, परम सिद्धि AI। अब कंप्यूटर के अगर अपन उपयोग देखें कि कंप्यूटर है उसका आखिर क्या क्या उपयोग है, तो उपयोग देखें तो संचार में है, जैसे ICT जो अपन पढ़ ही रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा शिक्षा यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है या टीचिंग है। मेडिकल में पेस मेकर बनाने में, जैसे हार्ट बीट मापने में जो काम आता है। बैंकिंग में जैसे ATM है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है ATM की। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं इसमें, तो कि डिजिटल कंप्यूटर है। अब डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से है, तो जैसे हार्डवेयर है, इनके दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसके, डिजिटल कंप्यूटर है, इसके दो भाग है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर जिन्हें हम टच कर सकते हैं या जो भौतिक भाग है, और जो सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, गैर भौतिक भाग है। हार्डवेयर के प्रकार अगर अपन देखें तो आवश्यकता के आधार पर अगर अपन इनका प्रकार देखें तो ये प्राइमरी हार्डवेयर है, जो इनको मुख्य हार्डवेयर भी कहते हैं। और दूसरे आते हैं ऑक्सिलरी हार्डवेयर यानी सहायक हार्डवेयर। अब जो प्राइमरी हार्डवेयर है ये कौन कौन से आ गए, तो जैसे CPU है, रैम है, रोम है, कीबोर्ड है, ये सब कौन से हो गए, प्राइमरी हार्डवेयर। और जो सहायक या ऑक्सिलरी हार्डवेयर है वो जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, माउस है, ये सब कैसे हो गए, ऑक्सिलरी हार्डवेयर। उसके बाद में अपन मदरबोर्ड के आधार पे अगर हार्डवेयर के बारे में अगर देखें तो हार्डवेयर के प्रकार मदरबोर्ड के आधार पे कौन कौन से हो गए, पेरिफेरल हार्डवेयर, कौन से, जैसे मदरबोर्ड के बाहर होते हैं ऐसे हार्डवेयर, जैसे सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कैसे हो गए, पेरिफेरल हार्डवेयर। इनका क्या कार्य होता है, स्टोरेज का। उसके अलावा नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर ये कौन से हो गए, जो मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, जैसे CPU है, रैम है, रोम है, ये सब कैसे हो गए, नॉन पेरिफेरल। उसके बाद अपन देखेंगे हार्डवेयर के प्रकार कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अगर देखें तो इनपुट हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, आउटपुट हार्डवेयर है, या स्टोरेज हार्डवेयर है। ये सब कैसे हो गए अपने कार्य के आधार पे हार्डवेयर के प्रकार। उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रोसेसिंग हार्डवेयर है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे प्रोसेसिंग हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड है, CPU है, मेमोरी है, ये सब कैसे हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर। अब सबसे पहले अपन देखते हैं CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछा हुआ भी एक बार कि CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एकदम ईजी है, सबको पता भी है ये। इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं, इसे कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसे प्रोसेसर कहते हैं, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, किसे, CPU को। उसके बाद में अपन CPU के जो भाग है उनको देखते हैं। तो CPU के मुख्यतः 3 भाग है, ALU, CU, रजिस्टर। ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
इसका अरिथमेटिक से समझ गए होंगे आप कि वास्तव में गणना करना किसका कार्य है, एएलयू का। अरिथमेटिक गणना यानी जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सब कार्य किसका है, एएलयू का। ये लॉजिक गणना जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, एंड है, और है, नोट है, ये सब गेट होते हैं ना, इन सब की गणना भी करना किसका कार्य है, एएलयू का। 2 नंबर पे आता है अपना सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। इसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है, किसको, सीयू को। इसका कार्य क्या है, तो सभी भागों को नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य है सीयू का। उसके बाद में आता है अपना रजिस्टर। ये एक मेमोरी है और ये अस्थायी तथा वोलेटाइल मेमोरी है, यानी लाइट गई डाटा खत्म। कैसी, अस्थायी, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल किसे कहते हैं कि जैसे ही लाइट गई तो जो भी डाटा था वो सारा खत्म हो गया। ये है सीपीयू की तीसरी यूनिट जिसे कहते हैं अपन रजिस्टर। उसके बाद में सीपीयू के कार्यों पे अगर बात करें अपन, तो जैसे प्रीफेच यानी डाटा को रैम से रजिस्टर तक लाना किसका कार्य है, सीपीयू का। और कौन सी यूनिट का, तो सीयू द्वारा। उसके अलावा डिकोड यानी डाटा को समझना, ये भी कौन करता है, सीयू द्वारा। अब जैसे एग्जीक्यूट, ये कौन करता है, तो एएलयू द्वारा किया जाता है। डाटा को चलाना, प्रोसेस करना, ये किसका कार्य है, एएलयू का। स्टोर, ये किसका है, वापिस सीयू का कार्य है कि रिजल्ट को रजिस्टर से रैम तक ले जाना। उसके बाद में जैसे 2 फुल फॉर्म है वो भी देख लेते हैं अपन कि एआर, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये क्या करता है, करंट डाटा होता है जिसे क्या कहते हैं, एआर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक होता है पीसीआर यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये कौन सा होता है, तो अगला जो डाटा होता है, नेक्स्ट डाटा होता है, उसे क्या कहते हैं, पीसीआर कहा जाता है। उसके बाद में जैसे ये क्लास है अपनी 21 मिनट की हो गई, लगभग अपना टारगेट भी यही होता है कि अपनी क्लासें हैं वो लगभग 20 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो ये मेमोरी डायग्राम है, इसके बारे में अपन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी है, पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आगे अच्छे करने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट क्लास है उसमें और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि आपके समय की बचत हो और आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। और हाँ, अंत में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो सिलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ योगदान मेरा भी मिलता रहे आपको। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, वो भी मेमोरी डायग्राम का है, इसके साथ में अगली क्लास में।